हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज़ 14th सितंबर और 14th सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? देखिए, ये मनाया गया है। देखिए, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप पहले बहुत जल्दी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताना स्टार्ट कर देते हो, पहले क्वेश्चन के आंसर बताया करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 सितंबर। ठीक है, तो देखिए 9 सितंबर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? 9 सितंबर को। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया गया। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन, एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन EAA इसकी फुल फॉर्म है ये, और इसके वैश्विक सहयोगियों यूनिसेफ और यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। ठीक है, यह दिन निर्णयकर्ताओं के लिए संघर्ष और शांति निर्माण में शिक्षा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक मंच है और बेसिकली 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन से अधिक 3 से 8 वर्षीय बच्चों को तत्काल शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो 9 सितंबर को एक और डे मनाया गया, हिमालयन दिवस। कौन सा दिवस? हिमालयन दिवस। देखिए, हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने के प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हिमालय श्रृंखला पुष्प और पशु जैव विविधता का एक समृद्ध भंडार होने के अलावा बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, और वर्ष 2020 का विषय हिमालय और प्रकृति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ के एडवोकेट किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के एडवोकेट हाल ही में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। देखिए, आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, यूनिसेफ आयुष्मान बने सेलिब्रिटी एडवोकेट। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को घोषणा की है। देखिए, अभियान का नाम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, और खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। ठीक है, और वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉलर स्टार डेविड बेकहम की तरह इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याश्री योजना के बाद हाल में भारत के किस राज्य को अन्य योजना के लिए विश्व पुरस्कार मिला है? तो हमें इसमें एक ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसमें उसे विश्व पुरस्कार मिला हुआ है। एक तो कन्याश्री योजना के लिए, और कन्याश्री योजना के बाद उसने एक और योजना स्टार्ट करी है जिसके लिए उसे विश्व पुरस्कार मिला हुआ है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बंगाल को एक योजना के लिए WSIS पुरस्कार मिला। WSIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए, एक आभासी समारोह के माध्यम से सबूत साथी परियोजना के लिए राज्य सरकार को विजेता पुरस्कार सौंप दिया है। ठीक है, सबूत साथी ने ई-गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनने के लिए दुनिया भर की 800 परियोजनाओं के साथ स्पर्धा की है। ठीक है, ये अगर स्टेट की न्यूज़ की बात चल रही है तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्टेट से है, हरियाणा न्यूज़ से। तो एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्रवेश मंच का शुभारंभ किया गया है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने नए शैक्षणिक स्तर 2020 से 21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त
और 100 वित्त पोषित कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। छात्रों द्वारा घर से अपनी पूर्वी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंच को लॉन्च किया गया है और पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्ट शुल्क माफ कर दिया गया है। ठीक है, सो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कर्नाटका से। बेसिकली इस क्वेश्चन के हमारे ऑप्शंस करंट अफेयर्स की न्यूज़ से थे। तो पहले हमने डिस्कस करा पश्चिम बंगाल को, फिर हमने डिस्कस करा हरियाणा को, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कर्नाटक को। देखिए, वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। उन्होंने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर नाम से यलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। येदियुरप्पा द्वारा 8 मई 2020 को सावरकर की जयंती पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का अनावरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी हो गई। यह परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और यलहंका न्यू टाउन को उत्तरी बेंगलुरु विद्यारपुरा क्षेत्र से जोड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश से। तो बेसिकली युवाओं के प्रशिक्षण हेतु UI पथ और APSSDC के बीच करार। देखिए क्या है बेसिकली ये, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA उद्यम UI पथ का करार किया है। कार्यक्रम को 2021 में 50,000 से अधिक छात्रों में RPA तन्यकता के निर्माण और बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। UI पथ AP कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है BOI बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने, सॉरी बाय मिस्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा निकल गया, एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 10 लाख और उससे अधिक के औसत त्रैमासिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उच्च निवल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड धातु और प्लास्टिक प्रकार में उपलब्ध होगा। इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक खर्च की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली बार कैनबिस भांग दवा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये किस राज्य में स्थापित की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए क्या है ये कैनबिस भांग दवा। ठीक है, देखिए जम्मू ने पहली बार कैनबिस भांग चिकित्सा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला विदेशी निवेश है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। टिकटॉक को खरीदने के लिए कौन सी अमेरिकी कंपनी सबसे बड़ी दावेदार है? तो देखिए टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी दावेदार कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए बेसिकली ये बनी कहाँ से है न्यूज़, मैं बताता हूँ। हाल ही में क्या हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने टिकटॉक के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया है। मतलब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अमेरिकी कंपनी को अपना स्वामित्व सौंपने के लिए या फिर पूरी तरह से बंद करने के लिए टिकटॉक के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए बेसिकली आपको ना इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये टिकटॉक का पूरा विवाद चल क्या रहा है। देखिए मैं एक बताता हूँ आपको। टिकटॉक है क्या? एक लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप है टिकटॉक, जो वायरल सनसनीखेज वीडियो बनाने में अपनी क्षमता के कारण विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, और इसका स्वामित्व चीनी कंपनी बाइट डांस के पास था। किसके पास? बाइट डांस के पास। यह ऐप इतना लोकप्रिय हो गया कि
इसने कई कलाकारों को सिनेमा उद्योग में पदार्पण करने में मदद की, मतलब उनको सक्सेस होने में मदद कर दी। और अमेरिका और चीन बीच बढ़ते तनाव बीच ट्रंप ने प्रशासन ने इस ऐप के खिलाफ सख्त कदम उठाए। डेटा गोपनीयता, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किए। सो सिक्योरिटी रीजन से, डेटा थेफ्ट की वजह से अमेरिका ने बोला ये हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है और हम इस पर बैन लगाना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ क्या हुआ, टिकटॉक जैसा ऐप यूज़र डेटा ऐप या फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया ऐप की तरह काम करता है। यह ऐप यूज़र को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने का प्रयास करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मुद्दा चल रहा था। जैसे मैंने आपसे पूछा कि टिकटॉक को खरीदने के लिए कौन सी अमेरिकी कंपनी सबसे बड़ी दावेदार है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टिकटॉक के संचालन को खरीदने के लिए सबसे बड़ी दावेदार बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा ट्विटर भी चर्चा में है। ट्विटर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंपनी के पास खरीदारी करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है। नए मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका चीनी सरकार के साथ कोई संबंध नहीं हो, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी बेसिकली कहाँ टिकटॉक के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ वैश्विक अराजकता। क्या है? वैश्विक अराजकता के बीच यह इतिहास में पहली बार की अफगान सरकार और किस देश के बीच जो अफगान सरकार को मान्यता नहीं देता एक बैठक करेंगे और देश के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देखिए, वो कौन सा देश, किस देश के साथ? इसका आंसर है तालिबान, ठीक है। आइए मैं आपको डिटेल में बात बताता हूँ। देखिए तालिबान और अफगान सरकार एक बैठक आयोजित करेंगे, ठीक है। और इस बैठक में क्या करेंगे ये देखिए, 6 तालिबान कैदियों को अंतिम जत्थे की रिहाई के तुरंत बाद यह बात सामने आई कि दोनों पार्टी ने घोषणा की है कि वे 12 सितंबर को दोहा में अफगान वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिका तालिबान समझौते के बाद दूसरे चरण के रूप में यह वार्ता की जा रही है। इस आतंकी समूह ने अफगान उपराष्ट्रपति अमरतुल्लाह सोले पर भी हत्या का प्रयास किया था, ठीक है। हम इस वार्ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए बेसिकली ये एक स्थायी युद्ध विराम इस अंतर अफगान वार्ता का एक प्रमुख एजेंडा होगा। यह समूह स्थायी युद्ध विराम की तारीख और प्रस्तावों पर चर्चा कर सकता है। हालांकि समझौता होने की अधिक संभावना नहीं है। मांगों को बढ़ाने और क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिए तालिबान ने पहले ही हिंसा का स्तर बढ़ा दिया है। तालिबान का दृष्टिकोण है इसमें, तालिबान इस वार्ता में से क्या चाहता है? देखिए यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अतीत में उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की और बताया कि यह एक पश्चिमी निर्माण है जिसके लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो ये न्यूज़ थी हमारी तालिबान से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1000 चीनी यात्रियों के वीज़ा को रद्द कर दिया है? तो ये भी अमेरिका है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका चीन के बीच संबंधों में बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। और बेसिकली इस गिरावट का रीज़न क्या है? देखिए इस निर्णय में मई में राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया था और यह 1 जून से लागू किया गया था। इसे कहा गया है कि चीन अपनी खुद की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने और आधुनिकीकरण के लिए संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों और बौद्धिक संपदा का अधिग्रहण करने के लिए व्यापक रूप से अभियान में शामिल है। तो अमेरिका में जो चीनी छात्र थे उनको बैन कर दिया गया है। और इसमें ये क्या सोच रहे हैं, हाल ही में अमेरिका और चीनी दोनों देशों संबंधों में भारी गिरावट देखी है। वीज़ा रद्द करने के इस मुद्दे से पहले कपास और टमाटर जैसी वस्तुओं पर प्रतिबंध ने विश्व समाचार मंच पर एक बड़ी हेडलाइन बनाई होती। कोरोना वायरस के प्रसार के लिए दोनों देशों के बीच एक आरोप प्रत्यारोप के दौर ने और व्यापार युद्ध ने दोनों देशों के रिश्ते को पहले से काफ़ी ख़राब कर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीन और अमेरिका के बीच जितना भी मुद्दा बढ़ रहा है ये उसी क्या है, ठीक है। सो इसका आंसर अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जापान,
ये भी एक करंट अफेयर्स न्यूज़ से है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत और जापान ने एक मीटिंग करी है अभी हाल ही में, और वो मीटिंग क्यों की गई है, तो देखिए, रक्षा समझौते पर मीटिंग हुई है। और इसमें ये मीटिंग के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो देखिए, इस समझौते से भारत और जापान के सशस्त्र सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी में वृद्धि होगी। यह आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा। इस समझौते से भारत और जापान को चिकित्सा आपूर्ति, एयरलिफ्टिंग और संचार के समन्वय में मदद मिलेगी। यह अधिक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, आपको भारत और जापान के संबंध के बारे में तो पता ही होगा। मॉरिशस और सिंगापुर के बाद जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, तो अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारत और जापान शिन्यू मैत्री 18 और धर्म गार्डियन अभ्यास आयोजित करते हैं। शिन्यू मैत्री 18 एक वायुसेना अभ्यास है और धर्म गार्डियन एक संयुक्त सेना अभ्यास है। भारत की तरह ही जापान की भी चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता और देश इस प्रकार इंडो पैसिफिक चीनी कार्रवाई का मुकाबला कर रहे हैं और इसके लिए क्वेड ग्रुपिंग का गठन किया है। और अगर बात करें जापान भारत का समन्वय मंच के बारे में, तो देखिए, JICF की स्थापना 2017 में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने के लिए की गई थी। यह रणनीतिक परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगा और सड़क रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी भारत और जापान के समझौते से रिलेटेड, जो कि एक रक्षा समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से है। अभी हाल ही में मैं वैसे क्वेश्चन बना सकता था कि हाल में वसु विश्व चैंपियनशिप किसे नियुक्त किया गया है, कि कौन बनी है। देखिए, वसु विश्व चैंपियनशिप हाल ही में पूनम खत्री ने पिछले वर्ष वसु विश्व चैंपियनशिप में जीते रजत पदक को गोल्ड पदक में तब्दील कर दिया है। ठीक है, पिछले वर्ष वुशु विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं में 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी, और इस बार हाल ही में मरियम के डॉप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पूनम खत्री हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय वसु फेडरेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष जावेन का मुख्यालय है बीजिंग चीन में, और इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, देखिए, ये जितने भी मेरे आपके सामने स्क्रीन पे आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, LAC पर तनाव कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, राजकोषीय घाटा प्रत्यक्ष मुद्रीकरण, म्यूचुअल फंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स SBI, आवासीय न्यायालयों में जारी रखने के लिए लॉ पैनल की सिफारिश। ये बेसिकली सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। ये वन लाइनर है, बट इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना हो सकेगा मैं हर क्वेश्चन के बारे में 5-5, 6-6 बातें बताऊंगा, तो आप ये हेडिंग बना लीजिए और इनके बारे में 5-5, 6-6 बातें लिखने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ LAC के बारे में, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, पर लगभग 4 महीने से चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना को लागू करने पर सहमत व्यक्त की है। समझ में आ गया ये चर्चा में क्यों है। पहला पॉइंट हो गया। देखिए, पॉइंट ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में भी बात करने में कोई मज़ा नहीं है। प्रमुख बिंदु में बात करते हैं तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, भारत और चीन के विदेश मंत्री ने रूस में आयोजित संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCO बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SCO, और इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत और चीन के विदेश मंत्री ने रूस में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में अलग अलग द्विपक्षीय बैठक में सीमा विवाद पर बातचीत की। ठीक है, और इसको विवाद में 5 मुख्य बिंदुओं पर डिस्कशन की गई। तो पॉइंट क्या है वो 5, देखिए, पहला, मतभेदों को विवाद न बनने देना। ठीक है, दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों पक्षों को भारत और चीन के संबंधों के विकास पर शीर्ष नेताओं के बीच हुई सहमतियों, जैसे वुहान और महाबलीपुरम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में
से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना शामिल है। ठीक है। सेकंड बात करें तो सीमा से सेनाओं को पीछे लाना। ठीक है। दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष की हित में नहीं है, अतः दोनों पक्षों में सीमा सैनिकों को संवाद जारी रखना चाहिए, साथ ही उन्हें शीघ्र ही पीछे हटने चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। थर्ड की बात करें तो भारत चीन प्रोटोकॉल का पालन। दोनों पक्षों को भारत और चीन सीमा मामलों पर सभी मौजूद समझौते पर प्रोटोकॉल का पालन और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने पर सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है। फोर्थ वन है संवाद जारी रखना। ठीक है। दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है। और भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्यतंत्र मतलब वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकों की जारी रखने में सहमति व्यक्त की। ठीक है। और फिफ्थ वन है परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए नए कदम उठाना। ठीक है। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जैसे स्थिति समन्वय में होती है, दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्रों में शांति स्थिरता बढ़ाने के लिए विश्वास निर्माण कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर कार्य करना चाहिए। ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। देखिए बेसिकली अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें हम तो दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य सेनाओं को पीछे लाने के लिए सिद्धांत और लक्ष्यों पर सहमति स्थापित करना था। इसे प्राप्त कर लिया गया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच शांति और स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं कितनी जल्द अपनी सामान्य चौकियां पर लौटती हैं। गौरतलब है कि कई स्थानों पर दोनों देशों के सामान्य चौकियों की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। ठीक है। और बेसिकली इसमें चुनौतियों की बात करें, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, तो इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात स्वीकार की, परंतु किसी भी व्यक्ति ने दोनों पक्षों द्वारा सेनाओं को पूर्व स्थिति या अप्रैल के तनाव के पहले के स्थान पर लौटने की बात को स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है। इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेशी मंत्रियों की इस बैठक में हुई बातचीत एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि चीन द्वारा इससे पहले भी कई बार तनाव को कम करने के लिए सहमति व्यक्त करने पर बात कोई कार्रवाई नहीं की गई। और LAC की बात करें तो हालिया तनाव के दौरान दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा है, जो सीमा पर शांति और स्थिरता के प्रयास को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। ठीक है। ये हमने पढ़ा LAC पर तनाव के बारे में। ठीक है, चीन के साथ। अब हम बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, चर्चा में क्यों है पहले ये सुन लीजिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण खनन और पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण जुलाई माह में लगातार 5वीं बार औद्योगिक उत्पादन में 10.4% की बात करें तो बेसिकली संकुचन हुआ है। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल जुलाई की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में संचयी रूप से 29.2% का संकुचन हुआ है। इसका कारण क्या है? सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में मद्देनजर मार्च 2020 के अंत तक ही बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संस्थान सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में तो यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि खनिज, खनन, बिजली, विनिर्माण आदि का विकास वितरण प्रस्तुत करता है और इसके अंतर्गत किसी समीक्षाधीन अवधि आमतौर पर कोई विशिष्ट माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन और क्षेत्र विशिष्ट के प्रदर्शन को मापा जाता है।
ठीक है। इसे अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत माना जाता है। तो ये न्यूज़ हमने पढ़ी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। राजकोषीय घाटा प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली ये चर्चा में क्यों है, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व की कमी केंद्र सरकार की ओर से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर कर सकती है, किंतु सरकार के लिए घाटे का मुद्रीकरण मोनेटाइजिंग करना अंतिम उपाय के तौर पर भी देखा गया है। देखिए बेसिकली आधिकारिक बयान के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए उधार संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अधिकारियों द्वारा इस माह के अंत में की जाएगी। वहीं अधिकारियों द्वारा घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की संभावना पर चर्चा की गई है। ठीक है, घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण आपको तो पता ही है कि कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली थी कि जो प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ व्यवहार करती है उसे सरकारी बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बदले नई मुद्रा छापने के लिए कहती है। ठीक है, सो बेसिकली इसका निष्कर्ष क्या है हमने जो पढ़ा है, देखिए मैं बताता हूँ। महामारी के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है और अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र उत्पादन और राजस्व की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ऐसे में सरकार द्वारा किए जाने वाला निवेश अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र साधन प्रतीत होता है। कुछ सरकार के पास इतनी राशि नहीं है कि वह खर्च कर सके, इसलिए प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के लिए विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही निहित समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं और उन्हें सही ढंग से विचार करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स वाला है। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके कुछ नियमों में परिवर्तन आया है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए म्यूचुअल फंड्स की मल्टी कैप स्कीमों में निवेश की समीक्षा निर्धारित की है। ठीक है, सो इसमें नियम बदले गए हैं थोड़े बहुत, और नियम में जैसे अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनियां, ये सब मिड कैप कंपनियां और स्मॉल कैप कंपनियां, ये 3 कंपनियों में डिवाइड किया गया है। तो 1 से 100वें स्थान की कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां बोला जाता है, 101 से 200 250 के स्थान की को मिड कैप कंपनियां और 250 से आगे की कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां। ठीक है, बेसिकली कैप क्या है देखिए, बेसिकली भारतीय जो सेबी है द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों को अपनी कुल संपत्ति का तकरीबन 75% हिस्सा इक्विटीज़ और उससे संबंधित अन्य वित्तीय उपकरणों में ही देना होगा। ठीक है, सो ये चेंज क्यों किया गया है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके चेंज इसलिए किया गया है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अधिकांश फंड मैनेजरों का झुकाव लार्ज कैप कंपनियों की तरह ज़्यादा दिखाई देता है और वह अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। ठीक है, और लार्ज कैप कंपनी में अधिक निवेश का क्या कारण हो सकता है? लार्ज कैप कंपनियों में एक समय विशिष्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, जिससे निवेशकों को काफ़ी लाभ मिलता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों समूह में मिलकर अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड में एक प्रबंधक होता है जो इस पैसे के विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? सरल शब्दों में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को समझाने की बात करें तो विविधतापूर्ण इक्विटी फंड होते हैं, मतलब अलग अलग इक्विटी फंड होते हैं जिसके तहत अलग अलग बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिए लॉ पैनल की सिफारिश की गई है। तो देखिए, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर विभागीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 महामारी के पश्चात भी आभासी न्यायालय जो वर्चुअल कोर्ट जिन्हें बोलते हैं की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति का यह भी सुझाव है कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। ठीक है, समिति के अनुसार न्यायालय एक स्थान से अधिक सेवा है। ठीक है, और
अधिकताओं को स्वयं को बदलते समय के साथ ढलना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। आवासीय न्यायालय के बारे में बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्तावादी का अभियोग, वैसे मतलब इसका कहना है कि मतलब ये जितने भी केसों की स्थिति है सेवा वितरण के लिए बनाए विभिन्न चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है। मतलब ये बहुत यूज़फुल बताए जा रहे हैं। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो भारत के संविधान अनुच्छेद 145 और क्लॉज 4 में यह प्रावधान है कि खुली अदालत के अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। और इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें तो अदालत की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी कोर्ट रूप में तकनीक को अपनाना वर्तमान महामारी के संकट समय में अधिक महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में हेतु अनिवार्य शुल्क छूट। तो वन क्षेत्रों में हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में वन सलाहकार समिति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पर्यवेक्षण तथा अन्वेषण हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू शुल्क को माफ किए जाने की मांग खारिज दिया है। ठीक है, तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए क्या है शुद्ध वर्तमान मूल्य। तो शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय है उस मूल्य या उस निधि से जो मौद्रिक सन्निकटन से है जो वन के किसी भी भाग को नष्ट किए जाने के कारण खो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मांड में विशालकाय रेडियो आकाश गंगाएं। तो ये क्या है, देखिए ब्रह्मांड में एकल संरचना वाली विशालकाय रेडियो आकाशगंगा जियांट रेडियो गैलेक्सीज पर कार्य करने वाले अनुशोधकर्ताओं ने GRGS के आज तक के सबसे बड़े नमूने की खोज की है। हाल में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है। ठीक है, क्या है GRGS। तो देखिए ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र सुपर मेसिव ब्लैक होल विद्यमान हैं। इनमें से कुछ ब्लैक होल सक्रिय हैं और ये ब्लॉक हाल ही में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले जेट का उत्पादन करती हैं। ठीक है, ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलन ने 1960 के दशक में किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसी छिद्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का प्रागमन नहीं हो पाता। इनमें प्रकाश के बाहर नहीं निकल सकने के कारण हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। हालांकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है यूके आंतरिक बाजार विधेयक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनाइटेड किंगडम से बात है और ये चर्चा में क्यों है। तो देश के यूनाइटेड किंगडम का नया आंतरिक बाजार इंटरनेशनल मार्केट बिल यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर इसके प्रभावों को विवादों में आ गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पेरोल एवं फलों को संशोधित दिशा निर्देश। तो चर्चा में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री मॉडल जैन मैनुअल 2016 में पेरोल एवं फॉर्मूले संबंधित निर्देश संशोधित किया है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रह गई है, रेजरपे ने कैश एडवांस को लॉन्च किया है। तो एमएसएमई को बचाने के उनकी नकदी प्रवाह के सुधार करने के लिए रेजरपे ने कैश एडवांस नामक एक सर्वाधिक मुक्त ऑफ क्रेडिट शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है, दुनिया का तापमान सीमा को पार करने के करीब पहुंच रही है और अगले दशक में इसे पार कर सकती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020 10 सितंबर को प्रकाशित किया गया। यह 46 वर्षों 1970 से 2016 में ट्रैक किए जानवरों की आबादी आकार से 68% में गिरावट आई है। इसके अनुसार यह विनाशकारी गिरावट पर्यावरण विनाश जैसे कि वनों की कटाई, अस्थिर कृषि के कारण जो वायरस प्रकोप जैसे कोविड-19 में योगदान देता है। वैश्विक ट्रांसफैट उन्मूलन WHO की रिपोर्ट आई है। WHO ने रिपोर्ट जारी की है कि जिसका शीर्षक है काउंटडाउन टू 2023 WHO ऑन ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन। इसके अनुसार अब तक 58 देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे, लेकिन 100 से अधिक देशों को अभी भी इन हानिकारक पदार्थों को उनके खाद्य आपूर्ति से हटाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
3 लेबर कोड को मंजूरी मिली है। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमति किया गया है। कोड में सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, काम करने की स्थिति और औद्योगिक संबंधित शामिल हैं। 14 सितंबर 2020 को शुरू होने वाले मानसून स्तर में संसद के समक्ष सभी 3 कोड रखे जाए। IIT गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। हाल ही में रिसेंटली अनोखे सुपरनोवा विस्फोट की खोज की गई है। पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। यह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ-14 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एरिक हिशियो के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोज की गई है। एशियाई विकास बैंक और फ्रांस की इंजाइन समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पर स्थापित करने के लिए 466 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण हस्ताक्षर किए हैं। SCO के सांस्कृतिक मंत्रियों की 70वीं बैठक, जो केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 सितंबर 2020 को 70वीं संघाई सहयोग संगठन संस्कृति की बैठक में भाग लिया है। वैश्विक महामारी विज्ञान संकट के दौरान संस्कृति की भूमिका और स्थान के साथ साथ SCO के भीतर बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। 2 करोड़ से अधिक घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन के तहत भारत में 2 करोड़ से अधिक घरों में अब तक नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। हमने मोस्टली सारे करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करे हैं। देखिए बेसिकली आज इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आए थे, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ानी पड़ी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।